Rahim. Today we are going to start our fourth chapter of pedagogy. That what actually pedagogy is, what is citizenship education, and what is community engagement. So therefore, it is very important, and this topic is more connected with sociology. Therefore, I find it very much interesting because this deals with the whole scenario of the sociology. And when I was designing this lecture, this was quite interesting as well. So first of all, we need to understand that what is society and culture. याद रखें, here I'll try to teach you people from the micro methodology towards the macro methodology. The very first thing कि सोशल चार किस्म की पर्सपेक्टिव्स हमारे पास आते हैं सोशियोलॉजिकल नॉलेज में. व्हाट इज सोशियोलॉजी? बेसिकली सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग टुगेदर. तो जब भी सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते हैं, जब भी हम लोगों के इकट्ठे रहने के बारे में पढ़ते हैं, जब भी उनके दरमियान गिव एंड टेक के बारे में हम पढ़ते हैं, जब भी उनके लाइफस्टाइल के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं. ठीक है. तो सोशियोलॉजी में सबसे पहले सबसे जो बड़ा कंसेप्ट है, उसमें सबसे बड़ा जो मैक्रो कंसेप्ट है वो है सोसाइटी का. लेकिन कभी भी मैक्रो जो है ना, कभी भी हमारे पास एकदम से नहीं आता. वी ऑलवेज स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैप. ठीक है. हमारे पास तीन किस्म के कंसेप्ट होते हैं, हमेशा याद रखें. वन इज कॉल्ड माइक्रो. माइक्रो मीन्स समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल. लाइक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स. In the construction of human beings, we have got cells. Cells get together to form a tissue. A tissue gets together to form an organ, and then organs get together to make an organ system, and similarly different systems get together to make an organism. So the basic or the micro thing that started the overall process, that was cell. Similarly, when we talk about society, in society an individual is the unit, building unit of the whole society. So an individual is the basic. स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा. ठीक है. individual is so an individual is the building block of the society. यानी individual आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? individual leads to formation of a group. ठीक है. Group leads to the formation of association. Association leads to the formation of community, and different communities lead to the formation of society. So we can say that so individual is the micro level of sociology or society, and society is the macro. यानी तीन किस्म के कंसेप्ट हमारे पास आते हैं. एक होता है माइक्रो, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है. देन वी हैव गॉट मीजो, जो कि मिडल रेंज का होता है. एंड देन वी हैव गॉट मैक्रो. मैक्रो इज द बिगेस्ट रेंज. ठीक है. तो हमारे पास एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप, ये हमारे पास माइक्रो लेवल की सोशियोलॉजी में पढ़ी जाती है. मीजो जो होता है एसोसिएशन है या कम्युनिटी है, उसको मीजो लेवल पर पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है. और मैक्रो लेवल पर पूरे ओवरऑल सोसाइटी और नेशन को पढ़ा जाता है. अभी इन सब के दरमियान क्या होता है? when two individuals interact with each other, when two individuals coordinate with each other, they form a group. आगे जाकर मैं आपको ग्रुप्स भी सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा. ठीक है. तो क्या है कि a society is the network of relationship among individuals. यानी सोसाइटी क्या है? ये एक ऐसा नेटवर्क है रिश्तों का जो कि इंडिविजुअल्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने से बनते हैं. जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, क्योंकि आई माई सेल्फ आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट एंड आई एम फिल इन सोशियोलॉजी. ठीक है. तो मुझे इस चीज का थोड़ा सा नॉलेज है कि व्हेन पीपल दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, and then after first of all when they get together, they interact with each other, they develop a social behavior, and then they develop a social institution, and then social relationship, and they talk about the social aspects of human beings. तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक ऐसा नेटवर्क है रिलेशनशिप्स का जो कि लोगों के दरमियान, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे आपके साथ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, आपके अपने पेरेंट्स के साथ बेटे या बेटी का रिश्ता है. तो क्या है? इसी तरीके से हम पूरे सोसाइटी में जो लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप हमने कायम किया होता है. एक पूरी सोसाइटी जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है, दैट इज फॉर्मुलेटेड ऑन अ सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है. आगे जाकर मैं आपको इसको पूरी डिटेल में बताऊंगा.
कि किस तरीके से हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं और सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरह सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी को सिंपली आप ये समझे कि इट इज द बिगेस्ट एग्रीगेट ऑफ पीपल, कि इसमें सबसे बड़ी तादाद जो लोगों की आती है, सबसे बड़ा जो ग्रुप बन सकता है हमारे माशरे में जो कि सोशली अप्रूव्ड होता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज सोसाइटी। सेकेंडली, दिस ड्यू टू देयर कलेक्शन, उनकी कलेक्शन की वजह से देयर इज अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, एंड दैट रिलेशनशिप इज गिवन अ मीनिंग, एंड दैट मीनिंग इज एक्चुअली कॉल्ड अ सोसाइटी। ठीक है, तो हमारा क्या है कि सोसाइटी एक बिगेस्ट एग्रीगेट ऑफ द पीपल है। आगे जाकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये सारा बताऊंगा, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ द होल सोसाइटी। फिर उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ये है कि यहाँ पर एक चीज मैं लिखना भूल गया हूँ, इट इज द बिगेस्ट एग्रीगेट ऑफ द पीपल, यानी लोगों का जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड अ सोसाइटी। Secondly, they have got the shared territory. It means वो एक ही वक्त में एक ऐसी जगह पर रह रहे होते हैं कि जिसमें तमाम लोग इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक ही टोपोग्राफी में, एक ही टेरिटरी में रहते हैं, और इनका एक दूसरे पर गहरा असर, ये लोग एक दूसरे पर गहरी तरीके से असरअंदाज होते हैं। इट मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल वी ऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी सोसाइटी, हम एक टेरिटरी में रहते हैं, that is demarcated, that is fenced, that is bordered। ठीक है, जिसके आसपास बाउंड्री वॉल्स मौजूद है या हमारे पास बॉर्डर्स मौजूद है, तो ये क्या होता है? सोसाइटी इज द बिगेस्ट एग्रीगेटर ऑफ द पीपल, जो कि एक शेयर्ड टेरिटरी में रहते हैं। टेरिटरी जमीन के टुकड़े को कहते हैं। ठीक है, एंड दे हैव गॉट इंटरडिपेंडेंस, यानी एवरी इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप पर डिपेंडेंट हूँ, आप मुझ पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से पेशेंट डॉक्टर पर डिपेंडेंट है, डॉक्टर पेशेंट पर डिपेंडेंट है। एक जो कस्टमर होता है वो शॉपकीपर पर डिपेंडेंट है, और शॉपकीपर कस्टमर पर डिपेंडेंट है। इट मींस कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर इज अ ह्यूज इंटरडिपेंडेंस। फिर याद रखें कि जब भी सोसाइटी वजूद में आती है वो दो इंडिविजुअल्स के इंटरेक्ट करने से आती है। इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर, मैं आपके सामने अगर मुस्कुराता हूं तो मुस्कुराने से आपको एक मैसेज आता है कि सर खुश है। अगर मैं आपके सामने फ्रोन करता हूं, मेरे माथे पर चार लकीरें हैं और मैं गुस्से में हूं, तो आप मेरा चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि सर गुस्से में। ठीक है, इसी तरीके से जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो ये हमारा सोशल इंटरेक्शन है। सोशल इंटरेक्शन वर्बल भी हो सकता है अल्फाज के जरिए से, ये नॉन वर्बल भी हो सकता है इशारों के जरिए से। लाइक फॉर एग्जांपल आप विक्ट्री का निशान बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसे एक फॉर एग्जांपल पंच का निशान बना, पंच का ऐसे हाथ वो करते हैं, इट मींस यू आर शोइंग योर स्ट्रेंथ। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमने फ्लैग्स में देखा है, हम फ्लैग में जो है ना, हम फ्लैग होइस्टिंग करते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, अपने दिल पर हाथ रखते हैं, तो ये इंटरेक्शन है। इसी तरीके से आपके फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशन के लिए रेड फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है, पीस के लिए व्हाइट फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक जो है ना सिंबल किसी न किसी चीज की निशानदेही कर रहा होता है, तो ये सोशल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जिसके जरिए से आप अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। सोसाइटी का एक अहम कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज आल्सो वेरी मच सफिशिएंट फॉर ट्रांसफरिंग द कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। हम क्या करते हैं, हमारा जो कल्चर होता है दैट इज सोशली लर्नड, हम उसको अपने माशरे से सीखते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो सोसाइटी में एवरी नाउ एंड देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फॉर्मली और इनफॉर्मली, हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को भी अपने अपकमिंग जनरेशन में शिफ्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किताबों के जरिए से, आप लिटरेचर के जरिए से, आप आर्ट्स के जरिए से, आप सॉन्ग्स के जरिए से, आप कल्चरल डांसेस के जरिए से आप क्या करते हो, अपने आने वाले कल्चर में ये तमाम आइडियाज को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसमिट करते हो। आगे जाकर मैं आपको सोशलाइजेशन में बताऊंगा किस तरीके से एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में माँ बच्चों में जो है ना वो चीजें शेयर करती है, बाप बच्चों में वो चीजें शेयर करता है। तो ये सोसाइटी में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर चल रहा होता है। एंड देन इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स, यहाँ पर एक नॉर्मेटिव बिहेवियर आता है जिसमें आपको डूज एंड डोंट्स का पता चलता है, आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का पता चलता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, हाउ सोसाइटी वांट्स यू टू बिहेव, हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यू टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स है, जिस तरह एथनो मेथोडोलॉजी को जब हम पढ़ रहे थे, तो एथनो मेथोडोलॉजी में हमने एक चीज
साउंड म्यूटेड फॉर यू पीपल माइट बी, मेरे तो म्यूट नहीं है। कैन यू ऑल हेयर मी? जल्दी से मुझे यस बताएं ताकि। ओके, सो हियर वी हैव गॉट नॉर्म्स। फॉर इंस्टेंस एथनो मेथोडोलॉजी, जिसका मैंने आपको बताया था कि वो बैकग्राउंड नॉलेज को पढ़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गार्फिंकल, एच गार्फिंकल ने जब एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में उसने स्टडीज शुरू की, तो उसने कहा कि हर एक शख्स का एक प्रायर नॉलेज मौजूद होता है, हर शख्स की एक ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो उस अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट अगर कोई भी बंदा नॉर्मेटिव बिहेवियर शो करता है तो उसको एबनॉर्मल समझा जाता है। इस एथनो मेथोडोलॉजी को उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो एक मेडिकल स्टोर पर गया, और मेडिकल स्टोर पर उसने उसे कहा कि मुझे, फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर, अगर आपको कहा जाए कि आपने एक मेडिकल स्टोर जाना है, सो यू एक्सपेक्ट कि वहां पर आपको जो है ना दवाएं मिलेंगी, वहां पर आपको एक डॉक्टर मिलेगा या एक फार्मासिस्ट मिलेगा जो आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये वहां पर, और वहां पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था या फार्मासिस्ट था, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास जो शख्स आएगा तो वो मुझे कहेगा पेनाडोल दो या डिस्प्रिन दो या कोई और टेबलेट दो। लेकिन जब ये वहां पर गया तो इसने उसे कहा कि भाई मुझे अनियंस चाहिए, पोटैटोज चाहिए, टोमेटोज चाहिए। तो वो उसने कहा कि भाई तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये एक मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर में लोग दवाएं लेने के लिए आते हैं और आप यहाँ पर हमसे सब्जियां मांग रहे हैं। इसी तरह से वो एक ग्रीन ग्रोसर की दुकान पर चला गया, सब्जियों की दुकान, तो वहां पर वो सब्जी वाले यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मेरे पास कोई भी शख्स आएगा तो वो मुझसे सब्जी खरीदेगा। लेकिन जब ये वहां पर गया और उसे कहा कि भाई मुझे एक पेनाडोल की टेबलेट चाहिए, मुझे एक डिस्प्रिन चाहिए, तो उसने उसको एक अपोजिट रिएक्शन दिया और उसने कहा कि भाई मेडिकल स्टोर जाओ, यहाँ पर तो हमारे पास सब्जियां मिलती हैं। तो ये क्या होता है कि उसने फिर इस चीज को एनालाइज करने के बाद कंक्लूड किया कि हमारे माशरे में हर एक इदारे का एक नॉर्मेटिव बिहेवियर होता है, एक एथनो मेथोडोलॉजी होता है। हर एक इंडिविजुअल, अब्दुल मतीन साहब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, उसने उन्होंने एथनो मेथोडोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ही मस्ट नो अबाउट इट। तो उसने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, उसने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि हम हर सिस्टम में जब जाते हैं तो हर जगह पर जाने से पहले हमारे माइंड में उसके लिए प्री अजम्पटिव थॉट्स होते हैं, पहले से कुछ सोचे समझे थॉट्स होते हैं। और उन थॉट्स को इस्तेमाल करते हुए ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इलाके, किसी फातिया पे चले जाए तो यू एक्सपेक्ट कि वहां पर हर कोई खामोश होगा, वहां पर जो है ना मातम का वो होगा। लेकिन अगर वहां पर आपको डोल बजता हुआ दिखे तो आप कहेंगे कि यस, यहाँ पर जो नॉर्मेटिव बिहेवियर है वो सही नहीं है। तो इसलिए हर माशरे में एक नॉर्मेटिव बिहेवियर होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मल्टीपल होते हैं, आगे जाकर मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। कल्चर रेफर्स टू द बिलीव्स बिहेवियर्स ऑफ, अभी हम कल्चर की तरफ चल रहे हैं। कल्चर क्या होता है, ठीक है। कल्चर, देखिए इसको मैं मजीद आसान कर देता हूँ। हमारे पास हर्स्कोविट्स एक सोशल साइंटिस्ट गुजरे हैं, वो कहता है हमारे नेचर ने कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है, जो कुदरत की तरफ से है। जो चीजें हमारी तरफ से कुदरत ने बनाई है वो हमारे लिए इन्वायरमेंट कहलाती है। मिसाल जमीन है, आसमान है, पहाड़ है, दरिया है, समंदर है। ये तमाम चीजें हमारे पास क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट है। कल्चर को वो जब डिफाइन करके कहता है, वो कहता है इट इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी अपने माहौल में जो भी चीजें इंसान ने अपने लिए तख्लीक की हैं, इंसान ने अपने आसाइशों के लिए बनाई है, इंसान ने अपनी फैसिलिटीज के लिए बनाई है, उसे वो कल्चर का नाम देता है। मिसाल के तौर पर जिस घरों में हम रहते हैं ये हमारा एक कल्चर है, जिस गाड़ियों में हम सफर करते हैं वो हमारा एक कल्चर है, जो बात हम एक दूसरे से करते हैं, जो अकीदे हमने डेवलप किए हैं, ये हमारा कल्चर है। जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं, जो इन्वेंशंस, डिस्कवरीज या इनोवेशंस की हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है। यानी हर वो चीज जो इंसान की तख्लीक शुदा है वो क्या है, कल्चर कहलाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको देखें तो कल्चर के बारे में डिफाइन किया जाता है कि कल्चर रेफर्स टू द बिलीव्स, बिहेवियर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू द मेंबर्स। हर वो चीज जो इंसान कंक्रीट फॉर्म में या नेचुरल फॉर्म में, यानी अगर या कंक्रीट फॉर्म में मौजूद हो या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, बिलीव जो है ना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, बिहेवियर्स एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टच या मोल्ड नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हर वो चीज जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं,
या हर वो चीज जिसको हम छू सकते हैं, इन दोनों का जो मर्जर होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? कल्चर कहलाता है। अभी कल्चर के बेसिकली आपके जो कोर्स है उसमें तो दो टाइप्स दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि कल्चर को हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ स्टडी किया है सोशियोलॉजी में, तो मैं आपको बताता हूं कि कल्चर के चार टाइप्स हैं। एक हमारे पास है मटेरियल कल्चर, दूसरा हमारे पास है नॉन मटेरियल कल्चर, थर्ड हमारे पास है रियल कल्चर, और चौथा हमारे पास है आइडियल कल्चर। ठीक है। मटेरियल कल्चर क्या है? मटेरियल कल्चर हर वो चीज है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप तोड़ सकते हैं, जिसको आप जोड़ सकते हैं, हर वो चीज। मिसाल के तौर पर हम आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, आपके हाथ में पेन होगा, आपके हाथ में कॉपी होगी, ठीक है, आप किसी रूम में बैठे हुए होंगे, आपके आपके आसपास जो है ना हो सकता है कोई पिलो मौजूद हो, ठीक है, आप कोई किसी चेयर पे बैठे हुए हो। तो ये तमाम क्या है? हमारा मटेरियल कल्चर है। वट एवर एग्जिस्ट अराउंड अस इन अ कंक्रीट फॉर्म। इसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर पहाड़ है, जमीन है, रेगिस्तान है, ये सारे हमारे मटेरियल कल्चर है। फिर नॉन मटेरियल क्या होता है? नॉन मटेरियल वो होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ख्यालात, आइडियाज, बिहेवियर्स, नॉलेज, लव, थॉट्स। ठीक है, ये तमाम क्या होते हैं? ये हमारे नॉन मटेरियल कहलाते हैं, जो कि हमारे ऐसे, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ये है कि जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन ना आप उसको छू सकते हैं, ना आप उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा नॉलेज है, वो कभी आप लोग हासिल नहीं कर सकते, ना आप उसको मेरे माइंड से डिलीट कर सकते हैं, ना आप उसको जो है ना फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो खूबसूरती है, फॉर एग्जांपल ब्यूटी है, या आप में जो ग्रेस है, ना मैं उसको छू सकता हूँ, ना मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। तो ये क्या है? आपका नॉन मटेरियल कल्चर है। फिर आइडियल कल्चर ये है, आइडियल कल्चर ये एक अनप्रैक्टिस्ड नॉर्मेटिव बिहेवियर होता है, जो लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन असल में वैसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि यार हमें अपने मामलात में फेयर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अपने काम में जो है ना ईमानदारी करनी चाहिए, लेकिन असल में हमारी वो ईमानदारी नहीं। इसी तरीके से वो तमाम चीजें जो हम चाहते हैं कि होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो ख्यालात की हद तक है उसे हम आइडियल कल्चर कहते हैं, और जो असल में ओरिजिनली प्रैक्टिस किया जा रहा है उसे हम रियल कल्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार हमें गरीबों के हुकूक अदा करने चाहिए, हमें बहनों के हुकूक अदा करने चाहिए, हमें भाइयों के हुकूक अदा करने चाहिए, हमें तमाम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। तो ये हमारा आइडियल कल्चर है, लेकिन हम रियलिटी में जब आकर देखते हैं तो बहनों की जो है ना इनहेरिटेंस में राइट्स हम जो है ना कर्व डाउन कर जाते हैं, हम अपने ओहदों से सिंसियर नहीं होते, हम अपनी ड्यूटीज ईमानदारी से नहीं करते। तो ये क्या है? हमारे पास रियल कल्चर है। I hope you all got it. If you have any question, you may ask me, please. ये सब में मेरे मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं, इस वजह से जो है ना मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ। अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो उसके लिए माजरत, ठीक है। नॉर्म्स क्या होते हैं? ये कुछ हमारे सोशियोलॉजिकल कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। नॉर्म्स कहते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर को, जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो माशरा सेट करता है कि क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए, क्या चीज जायज है, क्या चीज नाजायज है, क्या चीज पॉजिटिव है, क्या चीज नेगेटिव है, उसे हम नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स। वैल्यूज क्या होते हैं? शेयर्ड बिलीव्स अबाउट गुड एंड बैड। ये किसी चीज को अच्छा और बुरा समझने के जो ख्यालात होते हैं उसे हम वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स जेस्चर्स और पोस्चर्स का नाम है, लैंग्वेज का नाम है, जिसके जरिए से हम अपना एक पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। और कस्टम्स क्या है? कस्टम्स हमारे रिवायात को कहते हैं, ट्रेडिशंस को कहते हैं, प्रैक्टिसेस को कहते हैं, जिसको यूज करते हुए हम अपने जो कल्चर होते हैं उसको अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप कि सोसाइटी और कल्चर आपको समझ में आ गया। क्लियर टू क्लियर टू यू ऑल? समी, शमीम, जहीर, जरफशान, नाजिया, खुशी, खान, फरजाना, बलोच खान, अब्दुल मतीन, आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके, इसके बाद हम चलते हैं सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड सोसाइटी के। हम किस तरीके से सिटीजन्स को, यानी वो लोग जो हमारे माशरे में रह रहे होते हैं, उनको माशरे का कैसे जो है ना हम एक सिविलाइज्ड नेशन बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सिटीजनशिप का जो एजुकेशन है, मतलब लोगों को जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाना, कि किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाती है, किस तरीके से आप एजुकेशन को अपने माशरे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने माशरे को डेवलप कर सकते हैं। तो ये नॉलेज जो हम देते हैं उसके जरिए से ऑटोमेटिकली
हमारे सिटीजन्स भी डेवलप होते हैं और हमारा माशरा भी डेवलप होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए माशरा उस वक्त डेवलप होता है जब पूरा माशरा कोलेक्टिवली कहीं पर पार्टिसिपेट करता है। तो इट एम्स टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। हमारे माशरे में यूजुअली क्या होता है, हमारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा माशरा अपने अपने फराइज अच्छी तरीके से अंजाम नहीं देते, तो हमारा माशरा बहुत बैकवर्ड चला जाता है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट that you all should be it is a sort of discipline in which a citizen is taught okay, what are his roles and responsibilities that he should be performing in the in the life, what are his expected behaviors that society expects from him। तो ये उसको जब सिखाया जाता है, इसके इसके जरिए से हम जो है ना लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आपने अपने लोगों को रिस्पेक्ट करना है, किस तरीके से आपने दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपके लिए दो टर्म्स लिखता हूँ, ठीक है, वो आप चैट बॉक्स से लिखे। एक है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म ये है कि व्हेन यू थिंक दैट योर कल्चर, योर आइडियाज, योर थिंकिंग, योर लाइफस्टाइल, योर सोसाइटी इज सुपीरियर टू अदर्स। ठीक है, जब आप ये समझते हैं कि आपके ख्यालात, आपके जज्बात, आपकी लैंग्वेज, आपके हर चीज जो आपसे मुंसलिक है वो सबसे सुपीरियर है। सुपीरियर को उर्दू में क्या कहेंगे, बेहतर है, क्या कहेंगे, उर्दू का लफ्ज मुझे ड्रॉप करे अगर किसी को, सुपीरियर को और इंफीरियर को, दोनों का। ठीक है, तो अगर जब आप समझते हैं कि भाई आपकी चीज सबसे बेहतरीन है, तो उसे हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। यानी हर कोई अपनी चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और वो कहते हैं कि यार यस के आला है, मेरी चीज सबसे आला है, ठीक है, सबसे बेहतरीन है। और वो अपने इसमें याद रखे, इसमें चीज की हद तक बात नहीं कर रहे, इसमें हर वो चीज, ख्यालात, मजहब, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ड्रेसिंग, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो जब आप हर चीजों को आला समझते हैं कि भाई मेरा मजहब सबसे आला है, तो आप एथनोसेंट्रिक होते हैं। लेकिन याद रखें दूसरा हमारे पास इसके अपोजिट में है, जिसे हम कहते हैं जीनोसेंट्रिक। जीनोसेंट्रिक ये है कि जब आप दूसरों के ख्यालात को, दूसरों के एहसासात को, दूसरों के कल्चर को जब आप आला समझते हैं और अपने वाले को उससे कम तर समझते हैं। ठीक है, याद रखिए एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म दोनों कंपैरिजन में होता है। कि मिसाल अगर आप एथनोसेंट्रिक आप समझते हो कि मेरी यहां पर आप ये कहते हो कि जो दूसरे, जीनो का मतलब होता है अदर्स या फॉरनर। जीनो मीन्स व्हाट, अदर्स या फॉरेन। तो जब आप दूसरों के ख्यालात को, दूसरों की चीजों को जब आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने ख्यालात के मुकाबले में या अपने कल्चर के मुकाबले में, तो उसे हम कहते हैं जीनोसेंट्रिज्म। तो हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे माशरे में अभी ये दोनों इस तरह है, ये दोनों एक दूसरे के निगेशन में चलती है। ठीक है, मैं कहता हूँ दो दोस्त, एक कहता है मेरा मोबाइल फोन अच्छा है, दूसरा कहता है मेरा मोबाइल फोन अच्छा है। ठीक है, तो ये वो दोनों दोस्त क्या है, वो दोनों एथनोसेंट्रिक है, वो अपने अपने मोबाइल फोन की तारीफ करते हैं। लेकिन तीसरा शख्स होता है, उसके मोबाइल फोन को ये लोग पसंद कर लेते हैं कि यार यस बलोच खान का मोबाइल जो है ना सबसे अच्छा है। तो बलोच खान क्या हुआ, बलोच खान के मोबाइल को इन्होंने अपने मोबाइल को नापसंद किया और बलोच खान के मोबाइल को पसंद किया। तो ये क्या हुआ, जीनोसेंट्रिज्म हुआ। ठीक है, इसी तरह फोबिक, अगर जीनो के साथ फोबिक लगाया जाए तो मतलब दूसरों से नफरत करना। ठीक है, इसमें एक तीसरा टर्म है जिसे हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म ये है कि जब आप किसी के कल्चर को अच्छा या बुरा नहीं समझते, आप क्या करते हो, आप उसके शूज वेयर करके आप उसकी जगह पर अपने आप को रखकर तो उस चीज को एनालाइज करते हो। मिसाल के तौर पर अगर हम मुसलमान हैं, ठीक है, बीइंग मुस्लिम्स, हम कहते हैं हमारे लिए बीफ का गोश्त खाना कोई बुरी बात नहीं है, हम एथनोसेंट्रिज्म है इसीलिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड चाइनीज जो कुत्ते खाते हैं, या जो और यूरोपियन कंट्रीज है वो पिग यानी सुअर का गोश्त खाते हैं, तो हमारे लिए वो गलत है। क्यों, हम याद रखें कि एथनोसेंट्रिज्म है और जीनोसेंट्रिज्म है, दोनों को कंपैरेटिव चलाया जाता है। हमारे मजहब के मुताबिक वो हराम है, टैबू है, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे पसंद नहीं करते, तो हम एथनोसेंट्रिक हो गए, क्योंकि हम कहते हैं हमारा मजहब सही कह रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप उनके कल्चर के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर अ मिनट, ठीक है, मे गॉड फॉरबिड कि हम क्रिश्चियन होते हैं और जब क्रिश्चियनिटी के दौरान या हिंदुइज्म के दौरान या चाइनीज बन जाते हैं, एथीज बन जाते हैं, और वहां पर हम जो है ना कुत्ते का गोश्त खाते हैं या फिर पिग का गोश्त खाते हैं, तो हमारे लिए उस वक्त वो चीजें क्या होंगी, उस वक्त हमारे लिए वो चीजें जायज होंगी, क्योंकि हम
हमारे लिए वो एथनोसेंट्रिक आइडियाज हो। तो कल्चरल रिलेटिविज्म जो है ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। इसमें ये कहा जाता है कि आप हर किसी के कल्चर को उसकी जगह पर रहकर देखो। तो जब आप उसको उसकी जगह पर रहकर देखते हैं तो उसे हम कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं। असल में जो ये बताने का मकसद ये था, ये कल्चर के जो है ना मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मेरे पास सोशियोलॉजी और सोशल वर्क पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। तो हमारे पास सिटीजनशिप एजुकेशन क्या करता है? सिटीजनशिप एजुकेशन हमें एथनोसेंट्रिज्म भी नहीं सिखाता, जीनोसेंट्रिज्म भी नहीं सिखाता, जबकि जो सिटीजनशिप एजुकेशन है वो हमें कल्चरल रिलेटिविज्म सिखाता है कि अगर आप अपने कल्चर को अपने दायरे में रहते हुए आप पसंद करते हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस अगर कोई दूसरा शख्स आता है तो आपने भी उसको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप उसको रिस्पेक्ट देते हो तो इस तरीके से आप सोशल चेंज को एक्सेप्ट करते हो और आपके पास डाइवर्सिटी और चेंजेस आने लगती है। इसकी वजह से आपको टॉलरेंस भी मिलती है, इंक्लूजन भी होता है, मतलब आप बर्दाश्त करना भी सीख लेते हो, दूसरे लोगों के साथ काम करना भी सीख लेते हो। इसके जरिए से आपके जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या वॉर्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, आपके दरमियान जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और इसकी वजह से माशरे को एक सही पहचान मिलती है, सिविक आइडेंटिटी मिलती है, और हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से अदा कर रहा होता है। सो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं क्विकली प्लीज। क्लियर? a bit quick please, टाइम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो जल्दी से जरा बताएं अगर समझ में आया। ओके, ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप को हम देखते हैं, ठीक है। ग्रुप क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, वर्बली, नॉन वर्बली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप इज डिफाइंड एज टू और मोर इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट एंड आर इंटरडिपेंडेंट कमिंग टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। दो या दो से ज्यादा लोग जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दोनों का एक दूसरे पर कुछ इंटरडिपेंडेंस होता है, वो एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और वो कोई खास मकसद को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका यहाँ पर मकसद है कि आप पेडागोजी पढ़ें, मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, तो इस वजह से हम लोग दोनों इकट्ठे आए हैं, तो देयर फॉर वी कॉल इट अ ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है? दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जब उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और किसी क्यों एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं? ताकि वो किसी एक खास मकसद को हासिल कर सके, ऐसी सूरत में वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप ग्रुप में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक सोशल ग्रुप पर एक बहुत बड़ा जो है ना मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी हुई है, वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपके कोर्स में क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है इसलिए मैंने आपको ये जो तमाम चीजें हैं इस पर मेरा बहुत इन डेप्थ मेरे जो है ना यहाँ पर स्लाइड्स मौजूद हैं, मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी उसको देख सकते हैं और स्लाइड्स भी आप मुझसे ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए क्योंकि वक्त कम है, आप लोगों ने स्मार्ट वर्क पढ़ना है, तो जो चीजें आपके ग्रुप आपके सिलेबस में है जितनी लिमिटेड है तो उतना ज्यादा अच्छा है कि आप उसको तैयार करें। लेकिन स्टिल अगर आप अपने नॉलेज के लिए वो करना चाहते हैं तो आप फिर मुझसे वो मांग सकते हैं, ठीक है। प्राइम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, जब हम लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, जब लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो चार्ल्स हॉर्टन कूले के मुताबिक हमारे ग्रुप जो है ना दो टाइप्स के हैं। एक सबसे पहला है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यूनिवर्सल ग्रुप, यानी ये सबसे पुराना और सबसे यूनिवर्सल ग्रुप है। यूनिवर्सल का मतलब है हर जगह पाया जाने वाला ग्रुप है। विच हैज कॉपरेशन, cooperative relationship, personal and face to face interaction, as well as they have we feelings, ठीक है, इन फैमिली। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके साथ आपकी वी फीलिंग्स होती हैं, ज्यादातर इसमें आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, ब्लड टाइज होते हैं, एंड दे आर योर ट्रू यू नो सोशलाइजिंग एजेंट्स। तो ये क्या होता है, जो जैसे कि फैमिली है आपका, फैमिली आपका क्या है, सबसे प्राइमरी ग्रुप है आपका। ये सबसे पुराना होता है, जैसे इंसान पैदा होता है सबसे पहले कांटेक्ट में अपने फैमिली के साथ आता है। फैमिली उसकी परवरिश करती है, फैमिली उसकी नर्चरिंग करती है, फैमिली उसे सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, फैमिली उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फैमिली उसको एजुकेट करती है, फैमिली उसके साथ कोऑपरेट करती है, फैमिलीज उसको एडजस्ट करती है, फैमिलीज उसको बायोलॉजिकल बीइंग से एक सोशल बीइंग में कन्वर्ट करती है, फैमिली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करती है, फैमिली ही उसको
रोल्स एंड स्टेटसेस देते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, वो दोनों मतलब उस बच्चे के या वो इन्फेंट के या वो इस इंडिविजुअल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको अपना प्रॉब्लम समझते हैं, और वो हमेशा हर किस्म के प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े होते हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे माँ बहन भाई है, वो हमेशा एक दूसरे के आसपास होते हैं, एक दूसरे के साथ दुख दर्द में एक साथ होते हैं। तो उस और उनकी फीलिंग्स जो होती हैं वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनके साथ मौजूद होती हैं, सेंटिमेंट्स उनका एक दूसरे के साथ बहुत होती है, एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनमें इनको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। फिर सेकेंडरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप ये लेस इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी है, ये कई बाद में लेटर स्टेजेस में आपकी जिंदगी में आकर बनते हैं। इनके साथ आपका जो है ना इतना दिली लगाव नहीं होता, इनके साथ आपके सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू योर प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है। इनके साथ आपके रिलेशनशिप इतने पर्सनल नहीं होते। यहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, इसलिए आई फीलिंग, वहां पर वी फीलिंग है, यहाँ पर आई फीलिंग है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो प्राइमरी ग्रुप है वो ऐसे समझ ले जैसे आपके वालिद, आपके वालदा, आपके बहन भाई, ठीक है, वो जिनके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, वो लोग आपकी तमाम मुश्किलात में साथ आते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप क्या है, ये आपके दोस्त है, ठीक है। उनके साथ आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो, उनके साथ आपका दिली लगाव इतना ज्यादा नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप आप उनके साथ नहीं रखते हो, मतलब जरूरत की हद तक, ठीक है। दूसरा ये है, इसमें आप टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को भी ले सकते हैं कि स्टूडेंट को जब टीचर की जरूरत पड़ती है तब उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, जब जरूरत खत्म हो जाती है उसके साथ कोऑर्डिनेशन खत्म कर देता है। सेकेंडरी ग्रुप आपका जॉब हो सकता है, मिसाल आप प्राइवेट जॉब कहीं पर कर रहे हैं, जब तक आपको उस प्राइवेट जॉब की या गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी फॉर एग्जाम्पल जो कोलीग्स हैं, आपके प्ले ग्राउंड फ्रेंड्स है, ठीक है, तो वो आपके सेकेंडरी ग्रुप है। मतलब जरूरत की है तक, एक वक्त में जब आपको खेलने की जरूरत थी तो आप ग्राउंड में जाकर खेला करते थे, आज आप खेलने कूदने की उम्र से निकल आए हो तो आपने उनको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी ग्रुप हो गया। फिर हमारे पास ग्रुप की फॉर्मेशन के लिए कुछ एसेंशियल्स है कि क्या क्या चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले दो या दो से ज्यादा लोग, सोशियोलॉजी में हम कहते हैं डायड। डायड कहते हैं ग्रुप ऑफ टू पीपल, ठीक है। डायड कहते हैं ग्रुप ऑफ टू पीपल को, ट्रायड कहते हैं ग्रुप ऑफ थ्री पीपल को। अच्छा, और एक दो लोगों के ग्रुप में या मल्टीपल लोगों के ग्रुप में जब आप किसी एक एक शख्स के वो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, उस देखते हैं कि भाई वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है ग्रुप, लेकिन उस ग्रुप में एक शख्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक शख्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं, तो उसे हम फिर मोनेट कहते हैं। यानी एक बंदे को जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ लेकर आप उनको पढ़ते हैं तो उसे हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो मोनेट, डायड और ट्रायड आपको पता होने चाहिए, हो सकता है अगर टर्म्स में आपसे पूछ ले तो आपको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। ग्रुप में दो, कम से कम दो लोग होने चाहिए, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। इनका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, किसी एक खास मकसद के लिए एक दूसरे के साथ क्लोज आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक उनका इंटरेस्ट एक नहीं होता तब तक वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। और फिर उनके दरमियान सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी उसके दरमियान रिश्ते मौजूद होने चाहिए, जिसकी मदद से वो अपने आप को एक प्रॉपर जो है ना एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और दोनों का एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, तो वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे के दो, कम से कम दो लोग हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन होता है, उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, उनमें एक रिलेशनशिप होता है, दूसरे दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसे हम ग्रुप कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिल वक्त टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे पास ग्रुप डायनामिक्स क्या है। ग्रुप डायनामिक्स ये होता है कि ग्रुप में मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस आती हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस आते हैं, तो रेफर्स टू द बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन द सोशल ग्रुप। ग्रुप में कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हम जो है ना किसी को अथॉरिटी दे देते हैं, किसी को अथॉरिटी नहीं देते, कभी किसी को डांटते हैं, कभी किसी को हम जो है ना सजा देते हैं, कभी किसी को जजा देते हैं, कभी किसी के साथ हम डायरेक्ट बात करते हैं, कभी किसी के साथ इनडायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। किसी को हम एक नॉर्म्स दे देते, रोल दे देते, कभी किसी को दूसरा रोल दे देते हैं, कभी कंफ्लिक्ट होता है, कभी वॉर्स होती हैं, कभी कंपटीशन होता है। तो ग्रुप्स में जिस किस्म के भी हालात आते हैं किसी भी ग्रुप में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं। मतलब ग्रुप में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, डायनामिक कहते हैं हर उस चीज को जिसमें तब्दीली आती है। इट रेफर्स टू द बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन अ सोशल ग्रुप। मतलब देखें ना, हर ग्रुप में
एक वक्त में आपके स्कूल में या कॉलेज में ऐसा दोस्त होगा जिसके साथ आप बहुत क्लोज होंगे, लेकिन आज आप उसके साथ बात भी नहीं करते हैं। ठीक है। कुछ लोग इस तरह थे जिसको पहले आप लिफ्ट भी नहीं कराते थे, आज आप उनके साथ बहुत क्लोज हो चुके हैं। तो ये क्या है, आपका बिहेवियरल चेंजेस आए। एक वक्त में एक बच्चा था जो कि बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं लेता था, आज वो बहुत ज्यादा पढ़ता लिखता है। ठीक है। एक वक्त था जिसमें लोगों को जो है ना पैसों मतलब एक स्टेज था जिसमें लोगों को पैसों की, जॉब्स की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज उनका सोशल ग्रुप इंटायरली चेंज हो चुका है। ठीक है। तो इसी तरह किसी भी ग्रुप में जो है ना मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल्स भी आती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ये होता है कि हर किसी को अथॉरिटी दी जाती है, हर कोई अपनी राय का जो है ना इजहार कर सकता है। अथॉरिटेरियन में ये होता है कि भाई लिमिटेड होता है। मिसाल के तौर पर आप जो है ना स्कूल के क्लास के टीचर हो तो भाई सारी जिम्मेदारी आपकी, सारी अथॉरिटी आपकी। इसी तरीके से मैं अपने ऑफिस का हेड हूँ, तो जो भी काम करूंगा वो मेरी मर्जी से होगा। मतलब मैं इसको डेमोक्रेटिक में अपने क्लास फोर से, मैं अपने सबऑर्डिनेट से नहीं पूछता। और लेजिस फेयर टाइप ऑफ लीडरशिप जो है ना, ये ज्यादातर इकोनॉमी में स्टडी किया जाता है। लेजिस फेयर एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता, याद रखें। नो कंट्रोल एग्जिस्ट, ये एक फ्रेंच के जर्मन टर्म है, ये चेक कर लेना आप लोग। ठीक है। कि लेजिस्फेयर एक ऐसा है जिसमें स्टेट का कोई अमल दखल नहीं होता और हर कोई अपने मर्जी से अपने मार्केट को, अपने डायनामिक्स को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहा होता है। तो ग्रुप के अंदर ये चीजें भी आती हैं। कम्युनिकेशन पैटर्न में हमारी चेंजेस आती है। जैसे पहले हम देखते थे कि हर कम्युनिकेशन की चीज के लिए हम इकट्ठे उठते बैठते बातचीत वगैरह किया करते थे, लेकिन आज हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते। आजकल हम मोबाइल फोन्स पे, हम मैसेजेस पे, हम व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं। इसी तरह रोल्स हमारे चेंज हो जाते हैं। कभी हम जो है ना एक वक्त में हम कभी किसी के स्टूडेंट हुआ करते थे, आज हम टीचर हैं। कभी हम किसी से पढ़ा करते थे, आज हम लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारा स्टेटस, कभी हम बेरोजगार हुआ करते थे, आज हम रोजगार पे मौजूद है। कभी हमारे लिए कुछ एक किस्म के नॉर्म से आज हमारे वो नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम चेंजेस आती हैं। इसी तरह कन्फ्लिक्ट्स भी आते रहते हैं, इसी तरह कोहेजन्स भी आते रहते हैं। लोग आपस में लड़ते भी हैं, वापस अलायंस में भी आते हैं। ठीक है। तो ये तमाम किस्म की जो सिचुएशंस किसी भी ग्रुप में आती है उसे हम ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं। तो सिटीजनशिप की एजुकेशन का और ग्रुप बिहेवियर का बड़ा असर है। कि आप किसी को भी माशरे का इल्म सिखाते हैं तो उसके लिए ग्रुप की बिहेवियर को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टीम वर्क उनको सिखाते हो, आप लोगों के साथ नेगोशिएशन मुज़ाकरात करना सिखाते हो, लोगों को ताउन करना सिखाते हो, डेमोक्रेटिक बिहेवियर उनको सिखाते हो कि भाई आप जो भी डिसीजन बनाते हो तो आप हर किसी से मशवरा लो। ठीक है। इसी की तरह आप जो है ना लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि भाई वो गवर्नमेंट में, पब्लिक में, प्राइवेट फोरम्स पे जो है ना वो पार्टिसिपेट करे, जिसकी मदद से उनको ज्यादा जो है ना इफिकेसी और ज्यादा उनको बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने सोसाइटी, कल्चर और ग्रुप के डायनामिक्स को थोड़ा सा पढ़ा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम फिर इंशाल्लाह सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस और मजीद इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास लास्ट मिनट है, मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका